हेलो एवरीवन। जब भी रिलायंस का नाम आता है चार चीजें दिमाग में आती है, ऑयल, टेलीकॉम, रिटेल और ई कॉमर्स। लेकिन सबसे मजे की चीज है जो उनका मेन ऑयल है वो बहुत पीछे चला गया है। जानेंगे सब कुछ जियो के बाद अब वो क्या रिटेल और ई कॉमर्स में करना चाहते हैं, पूरी डिटेल एनालिसिस, डी मार्ट के साथ कंपैरिजन। अब नेक्स्ट सेगमेंट किस तरीके से वो आगे बढ़ेगा। जो भी नए लोगों, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मुकुल अग्रवाल आप सबका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं और बात करते हैं रिलायंस रिटेल पर। रिलायंस रिटेल पे अगर एक नजर डालें तो उनके स्टोर हैं 11,784। कितना? 11,784। और अगर रेवेन्यू की बात करें तो 1.63 लाख करोड़, 1.63 लाख करोड़। और आज के डेट में रिलायंस रिटेल के वैल्यूएशन की बात करें तो 4 से 5 लाख करोड़ रुपए का वैल्यूएशन है। कितना? 4 से 5 लाख करोड़। और जियो मार्ट के जरिए उनकी योजना है 40 करोड़ ग्राहक तक पहुंचना। 40 करोड़ कस्टमर तक पहुंचना, नॉट 40 लाख, माय मिस्टेक। और ये उन्हें कहां से मिलेंगे? व्हाट्सएप से जो उनका टाई अप हुआ है उनसे मिलेंगे 40 करोड़ ग्राहक। अब आगे किस तरीके से क्या बढ़ना है तो इसमें एक सबसे इंटरेस्टिंग डेटा बताऊंगा, वहां पे आपके दिमाग और आंख दोनों खुली रह जाएगी। 2018 में रिलायंस रिटेल का जो रैंकिंग था वो 189 था और 2020 में उनकी रैंकिंग है 54। तो आप समझ सकते हैं किस बड़े लेवल पर है। जो मेन सबसे पहले वो फोकस करके चल रहे थे मुकेश अंबानी, डेट फ्री करने को। तो रिलायंस आज की डेट में नेट डेट फ्री हो चुकी है। पहला टारगेट कंप्लीट हो चुका है और इस पहले टारगेट को कंप्लीट करने के लिए उन्होंने जियो प्लेटफॉर्म में धनादन धनादन लोगों को उसकी स्टेक होल्डिंग दी, पार्ट को बेचा। अब जहां तक ये माना जा रहा है या जहां तक देखा जा रहा है कि अब जियो प्लेटफॉर्म में हिस्सेदारी बिकने की संभावना बहुत कम है और ऐसे में अब उनका नेक्स्ट टारगेट होगा रिलायंस रिटेल। और इस रिलायंस रिटेल के लिए ही जो सबसे बड़ी पार्टनरशिप उनकी हुई थी फेसबुक, क्योंकि फेसबुक व्हाट्सएप एक ही चीज़ है। एक ही चीज़ मतलब वो मार्क जुकरबर्ग का है। तो अब मुकेश अंबानी जो ऑयल से टेलीकॉम, टेलीकॉम से रिटेल को एक ई कॉमर्स की वो दुनिया देना चाहते हैं जिससे कि कर लो दुनिया मुट्ठी में। जिसमें जो सबसे बड़ी चीज पेंडिंग है वो सबसे बड़ी चीज पेंडिंग है अभी लिस्टिंग। लिस्टिंग के बारे में भी हम बात कर चुके हैं कि जियो की लिस्टिंग विदेशी मार्केट में होने की सबसे ज़्यादा संभावना है, क्योंकि वहाँ पे जो उनके इंटरनेशनल स्टेक होल्डर हैं उनको मिलके एक अच्छा वैल्यूएशन मिलेगा। लेकिन इंडिया में अगर लिस्टिंग होती है तो उसकी वैल्यूएशन कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। अब रिलायंस रिटेल या डी मार्ट की तरह देखते हैं तो आज के डेट में अगर इंडिया में बात करें तो रिटेल में ऑर्गेनाइज्ड कंपनी डी मार्ट, फ्यूचर ग्रुप, जो कि फ्यूचर ग्रुप कर्जे के कारण गिर चुका है, वरना फ्यूचर ग्रुप को टक्कर देने वाला कोई नहीं था, ये भी आप जानते हैं। और फ्यूचर ग्रुप इंडिया में रिटेल को एक अलग मुकाम देने वाला कंपनी था। अब डी मार्ट की जो पेरेंट कंपनी है वो कौन है? एवेन्यू सुपर मार्ट। और आज के डेट में इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है? 1.5 लाख करोड़, 1.50 लाख करोड़। और इनके कहते हैं, अगर आपको याद हो तो 2017 में इसका आईपीओ आया था 295-299 के पास में। और कंपनी के आईपीओ को लेकर इतना विश्वास था इनके इन्वेस्टर को, दमानी जी को, कि जब आईपीओ का रोड शो किया गया था तो दमानी जी खुद नहीं आए थे, उन्होंने अपने एक अधिकारी को भेज दिया था। तो आप सोच सकते हैं। और डी मार्ट के शेयर से 3 साल में 4 गुना मुनाफा मिला है, 4 गुना। लिस्टिंग के दिन डबल हुआ पैसा और इसके शेयर 604 पे लिस्ट हुए थे। और आईपीओ से पहले इसने 1870 करोड़ रुपए जुटा लिए थे और आज के डेट में तो आप जान ही रहे हैं 2000 से ऊपर का शेयर चल रहा है। यानी लिस्टिंग के बाद भी जिसने पैसा लगाया उन्हें मुनाफा 3 साल में 4 गुना मिला, जिसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और अब अगर इस एंगल से डी मार्ट और रिलायंस को देखा जाए तो डी मार्ट कहाँ खड़ा है? 1.5 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैपिटलाइजेशन पे, जबकि रिलायंस रिटेल कहाँ खड़ा है? 4 से 5 लाख करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन पे। और उसके साथ पावर है फेसबुक और व्हाट्सएप की, जो उन्हें घर घर पहुंचा सकती है वो डेटा, जिससे वो घर घर घुस सकते हैं। वो जियो की ताकत, वो नेटवर्क की ताकत, जो उसको कहीं से फेविकॉल का जोर लगेगा और कोई उसको तोड़ भी नहीं पाएगा। तो अब उम्मीद ये है कि रिलायंस रिटेल में भी शायद उस तरह का इन्वेस्ट मिले जैसा कि जियो प्लेटफॉर्म में दिखा है।
और रिलायंस रिटेल का जो बिजनेस है, खासकर जो इसका ग्रॉसरी सेगमेंट है, वो रिलायंस के लिए बहुत ही बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। अब जहाँ तक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स का अनुमान है कि इसके जो सब सेगमेंट का ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू है, अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2029 की बात करें तो 83 अरब डॉलर का हो सकता है। कितना? 83 अरब डॉलर का, जो कि आज के डेट में 5 अरब डॉलर है। इसमें ऑनलाइन ग्रोसरी बिक्री का योगदान करीब 45 अरब डॉलर हो सकता है, 45 अरब डॉलर। और इसकी जो बाजार मार्केट हिस्सेदारी है वो 50% से ज़्यादा हो सकती है। और गोल्डमैन सैक्स के अनुसार जो रिलायंस के रिटेल बिजनेस का वैल्यू है वो 61 अरब डॉलर के पास हो सकता है। तो अब एक तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है, मार्केट का अब तरीका बदल गया है। अब आप गौर करो, खुद पे सोचो, जो आप पहले मार्केट जाते थे, अब कोरोना के बाद आप मैक्सिमम ऑनलाइन करने जा रहे हैं ऑर्डर, मैक्सिमम आप ऑनलाइन चीज़ों को मंगा रहे हो। उस कंडीशन में ये कितना बड़ा ड्राइव हो सकता है, कितनी बड़ी चीज़ हो सकती है इनके लिए, कि जिसको कहते हैं ना, कभी कभी कोई चीज़ बुरे वक्त में कोई कंपनी निकल जाती है और राजा बाबू बन जाती है। तो बिल्कुल कुछ उसी तरीके का चीज़ है, जहाँ पे इस कोरोना के टाइम में इस चीज़ की शुरुआत होना इनके लिए एक बहुत ही अलग लेवल का गेम हो सकता है। अगर फ्यूचर रिटेल की बात करें, जो हमने अभी कुछ देर पहले बताया था कि फ्यूचर रिटेल इसमें किंग था, तो फ्यूचर रिटेल की कुल 6 जो ग्रुप हैं उनकी 6 लिस्टेड कंपनी है, और उन पे सितंबर 2019 तक 12,778 करोड़ रुपए का कर्ज है, जिसमें से 42% फ्यूचर कॉर्पोरेट रिसोर्सेज और फ्यूचर कूपन्स के जरिए किशोर बयानी जी की हिस्सेदारी है, जिसमें करीब 75% तो सिर्फ कर्जदाताओं के पास गिरवी पड़े हैं। और बयानी जी कर्ज घटाने के लिए संघर्षरत हैं, उन्होंने अंबानी से भी किया है, जिसमें आपको हमने एक वीडियो बना के बताई थी कि ये जो मुकेश अंबानी और फ्यूचर रिटेल की हिस्सेदारी का टाई अप का प्रोसेस है वो बहुत ही जल्दी होने वाला है, जिसमें अंडर प्रोसेस में है, चीज़ें अभी तक आउट नहीं हुई हैं। लेकिन अमेज़ॉन भी लगा हुआ है, रिलायंस भी लगा हुआ है, देखते हैं कौन बाजी मारता है। जहाँ तक फ्यूचर रिटेल की बात है, 1500 रिटेल स्टोर चलाती है और इसके स्टोर 400 शहर में है, 400। इनके पास लार्ज फॉर्मेट स्टोर, बिग बाज़ार, बहुत कुछ है। तो इन तरीक़ों से इनके पास चीज़ों को पकड़ना बहुत आसान रहेगा। अगर कंपनी की रिपोर्ट की बात की जाए तो रिलायंस रिटेल के पास 11,784 रिटेल स्टोर हैं, जिसमें कैश एंड कैरी होलसेल की संख्या 6700 से ज़्यादा है। और इन्होंने हाल में जियो मार्ट लॉन्च कर ही दिया, ऑनलाइन ग्रोसरी सर्विस कर दी। तो अब इनका लक्ष्य क्या है, इनका एम क्या है? वॉलमार्ट के फ्लिपकार्ट से आगे निकलना। और अगर इस चीज़ों को आप आगे सही ढंग से, जो ट्रिगर्ड हुआ है, माहौल है, वक्त है, और जिस तरह से चीज़ें बढ़ रही हैं, तो ये ट्रिगर्ड बहुत आसानी से हो सकता है। और इसकी उन्होंने शुरुआत भी कर दी, जियो मार्ट को लॉन्च करके 200 शहरों तक और इलाकों तक पहुंचाकर। इनकी जो पेरेंट कंपनी है रिलायंस रिटेल के प्राइवेट लेवल और रिसोर्सिंग पावर के तहत डिलीवरी करेगी, यानी मोटा मोटी बहुत कुछ एक ही जगह इन्हीं के अंडर से होगा। तो ये एक सबसे बड़ी पॉजिटिव पॉइंट होती है कि डेटा भी हमारा, हर चीज़ हमारा, और हम ही उसको चीज़ को यूटिलाइज कर रहे हैं, तो वो बहुत ही बढ़िया काम करेगा। उस कंडीशन में ये अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, बिग बास्केट, ग्रोफर्स हर के लिए एक बहुत ही चुनौती लेके आएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि ये जब स्टार्ट हुआ, कब? लॉकडाउन में स्टार्ट हुआ, और कंपनी ने इसके लिए व्हाट्सअप के साथ साइन किया, जो मैंने पहले ही बताया। व्हाट्सअप फेसबुक की कंपनी है। फेसबुक ने जियो मार्ट में सबसे पहले और सबसे ज़्यादा 9.99% की हिस्सेदारी खरीदी, तो इनके लिए पॉजिटिव हो गया। तो अब इस पॉजिटिविटी के साथ ये अपने ग्रॉसरी ब्रांड को आगे बढ़ाएंगे, और इस ग्रॉसरी ब्रांड में जो ये फिर धीरे धीरे फैशन और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स को मर्ज कर देंगे और खुद के ब्रांड को प्रमोट करेंगे। सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि रिलायंस रिटेल खाने से लेके होम, पर्सनल केयर, जनरल मर्चेंडाइज अपने खुद के ब्रांड के तहत बेचती है। और इस ब्रांड में इनके पास बेस्ट फार्म, गुड लाइफ, मस्ती ओए, एनजीओ होम जैसे होम वन जैसे ब्रांड है। तो इस तरीके से ये अच्छा मार्जिन कमाएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ अगर आप गौर करो तो अलीबाबा की तर्ज पर जियो मार्ट की लॉन्चिंग हुई है, क्योंकि जियो मार्ट की लॉन्चिंग कब हुई? कोरोना में। अलीबाबा ने कब शुरुआत की थी? सार्स जैसी महामारी के टाइम में। सार्स जैसी महामारी, यानी मैंने कुछ देर पहले भी बोला था, समस्याओं में अपॉर्चुनिटी,
चीज़ें जब खराब हो रही हो वहाँ पे किसी कंपनी के लिए जो सोच होती है वो एक हिम्मत, हौसला, क्योंकि ये बहुत रिस्क फैक्टर भी होता है वहाँ पे इसको लेना। तो इन सब चीज़ों के आधार पे ये चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं और इस आगे बढ़ने में इनका जो चीज़ें होंगी तो ये 3 फॉर्मेट पे काम कर, देखो इनके पास रिलायंस फ्रेश है, सुपरमार्केट है, होलसेल, तो ये चीज़ों मिला के इनमें ये कर पाएंगे और व्हाट्सएप के ज़रिए 40 करोड़ ग्राहक तक पहुंचने की जो पावर है वो इनको डिलीवरी में भी बहुत हेल्प करेगा। और इस डिलीवरी में हेल्प करेगा तो ऑनलाइन बिजनेस में ऑलरेडी जो अभी का डेटा आया है 4 गुना सेल बढ़ा है लॉकडाउन में। तो ये सब जो नज़रिया है सप्लाई चेन का ये बहुत ही सुपर्ब होने वाला है और रिलायंस रिटेल के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। अब देखते हैं जो एजीएम की नेक्स्ट मीटिंग हो रही है उस नेक्स्ट मीटिंग में किस तरीके से अनाउंसमेंट होती है और किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। बट इतना तय है कि रिलायंस रिटेल को, जो इन लोगों का भी खुद कहना है कि रिलायंस रिटेल की अलग लिस्टिंग होगी, जियो की अलग लिस्टिंग होगी, तो डेफिनेटली अगर जियो की तरह रिलायंस रिटेल को भी लेने वाले अलग अलग होंगे तो उस चीज़ों को वो उस तरीके से करेंगे और रिजल्ट बहुत बेहतरीन देखने को मिलेंगे। तो अभी देखने वाली बातें होंगी, चीज़ों को नज़र रखिए और ये जानकारी हर एक इंडियन को जो भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उन्हें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या फैक्टर किस तरीके से चीज़ों को ट्रिगर करते हैं। और उम्मीद करूँगा इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करके प्यार ज़रूर दीजिएगा जिससे कि हम आपके लिए बेहतर इन्फॉर्मेशन लाते रहें। थैंक यू सो मच। ट्विटर टेलीग्राम से जुड़े रहिए, हर एक इन्फॉर्मेशन, हर एक बड़ी खबर आपको मिलती रहेगी।